सोचिए, अगर पैसे की कीमत लगातार घटती चली जाए तो क्या इसका कोई डिजिटल समाधान हो सकता है? आज हम इसी बड़े सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। क्या क्रिप्टो वाकई में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का जवाब है? देखिए, ये एक ऐसा डर है जिसे दुनिया भर में कई लोग महसूस करते हैं। जरा सोचिए, मेहनत से पैसा कमाया, उसे बैंक में रखा और साल दर साल उसकी कीमत बस घटती जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इसे बचाने का कोई रास्ता है भी? 108%। ये कोई काल्पनिक आंकड़ा नहीं है। ये 2023 में अर्जेंटीना की असल इन्फ्लेशन रेट थी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ एक साल के अंदर वहां पैसे की कीमत आधे से भी कम हो गई। यही तो मुद्रास्फीति की कड़वी सच्चाई है जो हमारी बचत को पल भर में खत्म कर सकती है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन हमारे पैसे की वैल्यू को कम कैसे करती है और सदियों से लोग इससे बचने के लिए क्या करते आए हैं। तो सबसे जरूरी बात, ये इन्फ्लेशन हेज या मुद्रास्फीति से बचाने वाली संपत्ति होती क्या है? देखिए, ये कोई भी ऐसी चीज है जिसकी कीमत इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ती है ताकि हमारे पैसे की वैल्यू कम ना हो। कह सकते हैं कि ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी कवच है। तो सवाल यह है कि लोग इससे बचते कैसे आए हैं? देखिए, सदियों से जब भी पैसे की कीमत गिरी है, लोगों ने कुछ भरोसेमंद जगहों पर, कह सकते हैं, शरण ली है। इनमें सबसे बड़े नाम हैं सोना और रियल एस्टेट। सोने को तो हमेशा से ही एक सेफ एसेट माना गया है क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है ना? और वहीं रियल एस्टेट वो एक ठोस संपत्ति है जिससे इनकम भी आ सकती है। मतलब दोनों ने वक्त की कसौटी पर खुद को साबित किया है। लेकिन इन पारंपरिक तरीकों की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, खास तौर पर उन देशों में जहां इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। सरकार कभी भी सोने की खरीद बिक्री पर रोक लगा सकती है, और जमीन जायदाद बेचना वो कोई आसान काम तो है नहीं। और हाँ, दोनों में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए। और बस यहीं पर एंट्री होती है एक नए दावेदार की, जिसे अक्सर कहा जाता है डिजिटल गोल्ड। अब ये जो कोट है ये बहुत दिलचस्प है। ये बिटकॉइन और सोने के बीच एक बहुत जरूरी समानता बताता है। दोनों की सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क भी है। बिटकॉइन की ये लिमिट कुदरत ने नहीं बल्कि एक कंप्यूटर कोड ने तय की है। इसी को कहते हैं एल्गोरिथमिक स्कार्सिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी सरकार या बैंक अपनी मर्जी से और ज्यादा बिटकॉइन नहीं बना सकता, ठीक वैसे ही जैसे वो और सोना नहीं बना सकते। और बस यही वो चीज है जो इसे इन्फ्लेशन के खिलाफ एक जबरदस्त हथियार बना सकती है। तो क्रिप्टो का जो वादा है वो 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है। दूसरा, इसकी सप्लाई फिक्स्ड है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। और तीसरा, ये दुनिया में कहीं से भी एक मोबाइल फोन के जरिए एक्सेसिबल है। कागज पर तो ये किसी भी मुश्किल में फंसी इकोनॉमी के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है ना, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में अक्सर फर्क होता है। तो चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। ये नक्शा हमें दिखाता है कि कहां-कहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और साथ ही वहीं पर क्रिप्टो को अपनाने की दर भी। अर्जेंटीना, वेनेजुएला, नाइजीरिया, तुर्की। ये सिर्फ एक दो देशों की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है जहां लोग पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम से निराश होकर दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। चलिए अर्जेंटीना के केस से शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जो दशकों से लगातार हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। वहां के लोगों के लिए अपनी बचत को बचाकर रखना एक रोज का संघर्ष बन गया है। ये चार्ट ना पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, ये जो लाल लाइन है ये बिटकॉइन का रिटर्न दिखा रही है। ये आसमान तो छूती है लेकिन फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरती है। मतलब रिटर्न तो जबरदस्त है पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा। वहीं सोने की जो गुलाबी लाइन है वो कहीं ज्यादा स्टेबल है। ये रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का वो क्लासिक बैलेंस है। और ये कहानी सिर्फ अर्जेंटीना की नहीं है। वेनेजुएला में, जहां करेंसी लगभग बेकार हो चुकी थी, लोगों ने रोजमर्रा के लेन देन के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाइजीरिया में सरकारी बैन के बावजूद लोग सीधे एक दूसरे से क्रिप्टो खरीद बेच रहे हैं। और तुर्की में जैसे ही क्रिप्टो पॉपुलर हुआ, सरकार ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो इन सारे सबूतों को देखने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या क्रिप्टो इन्फ्लेशन से बचाने का एक भरोसेमंद जरिया है या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा हाई रिस्क वाला दांव है? ये टेबल ना एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करती है। बिटकॉइन, हाँ, एक्सेस करना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अस्थिर है और इस पर रेगुलेटरी रिस्क भी बहुत ज्यादा है।
दूसरी तरफ सोना और रियल एस्टेट, वो स्टेबल हैं, उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन उन तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। तो बात साफ है, कोई भी एसेट एकदम परफेक्ट नहीं है। और यही बात हमें इस जरूरी निष्कर्ष पर लाती है, जैसा कि इस कोट में कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी को एक सप्लीमेंट्री टूल समझना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं। यानी इसे सोने या रियल एस्टेट का विकल्प मत समझिए, इसे एक अतिरिक्त औजार के तौर पर देखिए जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो सकता है। तो फाइनल फैसला क्या है? यही कि क्रिप्टो की भूमिका काफी कॉम्प्लेक्स है। उन जगहों पर जहां पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है, वहां ये एक लाइफलाइन की तरह काम कर सकता है। लेकिन जब बात स्टेबिलिटी की आती है, तो ये अभी भी सोने जैसे पारंपरिक साधनों से बहुत पीछे है। तो भविष्य में अपनी बचत को सुरक्षित रखने का क्या मतलब होगा? इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, इससे 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, कोई एक जादुई समाधान नहीं है, हर एसेट के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। दूसरी, जिन देशों में लोगों का अपनी सरकार और बैंकों पर भरोसा कम है, वहां क्रिप्टो एक बहुत जरूरी रोल निभा सकता है। और तीसरी, सबसे सेफ स्ट्रैटेजी वही पुरानी है, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपनी संपत्ति को कई अलग-अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस लगातार बदलती दुनिया में फाइनेंशियल सेफ्टी की असली कीमत क्या है? क्या ये स्टेबिलिटी है, या आसान पहुंच, या फिर कंट्रोल? शायद असली जवाब इन सभी के बीच एक सही संतुलन में ही कहीं छिपा है।